लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र ये क्या कह रहे हैं? ये कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, मैं आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आप राष्ट्र की बात करते हो ना, नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते? समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के लिए लोकसभा राज्यसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें मोदी सरकार सामान्य ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लिए 12 वर्ष की कठोर सजा, गैर जमानती अपराध में FIR, पीड़ित को 10 लाख मुआवजा देने के साथ SC/ST के गरीब, मजदूर, निर्धन परिवारों को 100% जातीय आरक्षण का लाभ दिलाने और बार बार लाभ ले रहे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सीनियर, जूनियर IAS IPS अफसरों को आरक्षण लाभ से अपात्र घोषित करने के लिए नया कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाने वाली थी। पर गरीब जरूरतमंदों के मुद्दों की अनदेखी कर मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर वंदे मातरम का मुद्दा उठाया और 8 दिन इसको लेकर लगा दिए और अहम मुद्दों की अनदेखी की। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आज सोमवार 8 दिसंबर को लोकसभा में विशेष चर्चा पर आयोजन किया। दोस्तों, इस चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर मुस्लिम लीग और उनके नेता मोहम्मद अली जिन्ना के आगे घुटने टेकने के आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया। दोस्तों, देश के मुख्य मुद्दों की अनदेखी कर वंदे मातरम पर मोदी भाषण पर कांग्रेस की तरफ से चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा सदन में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने पीएम मोदी को जमकर धो दिया। गौरव गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम पर चर्चा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। दोस्तों, कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा कि वह और उनकी पार्टी भाजपा जितने भी प्रयास कर ले, पंडित नेहरू पर दाग नहीं लगा सकते। यही नहीं दोस्तों, गोगोई ने दावा किया कि कांग्रेस ने ही सबसे पहले वंदे मातरम का उद्घोष किया था। बीजेपी और RSS तो वंदे मातरम के विरोधी थे। दोस्तों, गोगोई यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी को फटकार लगाई, वह भी तीखे अंदाज में। दोस्तों, गोगोई ने कटाक्ष किया और कहा, मोदी जी, आप हर बार नेहरू जी और कांग्रेस पर निशाना साधते हैं, लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले, नेहरू जी पर दाग नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने कहा, आप 1937 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी RSS 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आखिर कहां थे? दोस्तों, यही नहीं, गोगोई ने भाजपा पर आगे निशाना साधते हुए कहा, न आपके राजनीतिक पूर्वजों ने तिरंगे को तवज्जो दी और न ही राष्ट्रगान को तवज्जो दी। आप क्या राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं? दोस्तों, गोगोई और अखिलेश यादव ने मोदी को जमकर धोने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने सदन में वंदे मातरम को अपनी पार्टी और देश का मूल मंत्र बताया। दोस्तों, गोगोई और अखिलेश यादव ने वंदे मातरम पर मोदी को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में दावा किया है कि पंडित नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए मुस्लिम लीग के दबाव ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। दोस्तों, मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा
कहा, कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे पर झुकी, इसलिए उसे एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दोस्तों, मोदी ने सदन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल का हवाला दिया और कहा कि जब राष्ट्रीय गीत के 100 वर्ष पूरे हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और संविधान का गला घोट दिया गया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र। ये क्या कह रहे हैं? ये कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र। बंकिम बाबू बोले, अच्छा थैंक यू कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, मैं आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आप राष्ट्र की बात करते हो ना, नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते? समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का। खुद बोलते थे, खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ और 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ, जिस बनारस के अधिवेशन में अध्यक्ष कर रहे थे जी.के. गोखले साहब, और दोबारा 1905 के उस बनारस के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने वंदे मातरम का गीत प्रदर्शित किया। लेकिन इस 1905 के बनारस के अधिवेशन में उन्होंने वंदे मातरम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन वो लाए। वो संशोधन क्या था? जनसंख्या की। जो ओरिजिनल वंदे मातरम था, उस वंदे मातरम में जिस जनसंख्या का उजागर किया था वो था 7 करोड़ का, क्योंकि उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जिस संदर्भ में लिख रहे थे तो वो बंगाल के संदर्भ में लिख रहे थे, जिसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, असम भी था, और इसीलिए उस संदर्भ में उन्होंने लिखा 7 करोड़। लेकिन जब 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, उस 1905 के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने उस 7 करोड़ को 30 करोड़ करके पूरे एक राष्ट्र का तवज्जो वंदे मातरम को दिया। और वैसे ही महात्मा गांधी ने इंडिया ओपिनियन में उन्होंने लिखा, और 1907 में अरबिंदो घोष ने संध्या के मैगजीन में लिखा कि वी वांट स्वराज फॉर ऑल सन्स ऑफ मदर इंडिया। What we want is that Hindus and Muslims both should come together to bring about Swaraj in unison. फिर अभी आप बात आते हैं जो मूल बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही
आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग की नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ राष्ट्र की बात आप करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं
कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में था। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते? तो सर, ये आज हमारे भारतीय नागरिकों के आम जो अधिकार है उनको भी कब्जा करना चाहती है। जो वोट देने का अधिकार, जो स्वतंत्र विचार का अधिकार, किसी से प्रेम करने का अधिकार, अपने अनुसार विचार रखने का अधिकार, सरकार को आलोचना करने का अधिकार, सरकार को सवाल पूछने का अधिकार, इन अधिकारों को भी ये छीनना चाहती है। और अगर यह इन अधिकारों को छीनना चाहती है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के काल्पनिक जो कल्पना के अनुसार जो भारत के जो सपना देखा था उसके विरोध में वो जा रहे हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो एक फ्री इंडिया का जो एक कल्पना की थी उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने सेडिशन का कानून इस्तेमाल कर भारत के वैचारिक जो हमारी स्वतंत्रता है उसको पकड़ने का काम किया, आज भी ऐसे कुछ राजनीतिक ताकत है जो सेडिशन के कानून के द्वारा हमारे ही नागरिकों को जेल में रख रही है। द माइंड इज विदाउट फियर, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. दोस्तों, आपका मोदी, गोगोई और अखिलेश यादव के बयान पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।